नमस्कार। अहमद फराज साहब का एक शेर है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। ये डर क्या चीज़ है जो कि दिल में चाहे ना चाहे घर किए ही रहता है। क्या वजह होती है इस डर की? कभी घर का डर, कभी बाहर का डर, कभी जीने का डर, कभी मरने का डर, कभी पाने का डर, कभी खोने का डर। आखिर ये डर इतना सताता क्यों है? क्या वजह है इस डर की जो अलग अलग रूप अख्तियार करके हमारे जीवन के अंदर शामिल होता जाता है, और अगर आता है तो हम इसे रोक कैसे सकते हैं, ये और पेचीदा सवाल। आज इन सवालों को जानने की कोशिश हम इस शो के जरिए करेंगे और हम जानेंगे कि आखिर हम अपने आप को निर्भय कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने आप को बेहतरी के रास्ते के ऊपर लेकर जा सकते हैं, जो चाहते हैं कैसे वो बेखौफ कर सकते हैं। तो चलिए, ये अंक आज का बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम रूबरू होते हैं हमारे आज के अतिथियों से, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस डर की वजह क्या है और इसका समाधान क्या है। स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील नारनोलिया आप तीनों अतिथियों के हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। स्वागत की परंपरा में सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाना चाहूँगा। हमारे साथ में जुड़ी मोनिका गोगिया जी, जो स्वयं को गॉड एनर्जी हीलर कहती हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तौर पे ECS इन्होंने किया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में जुड़े हुए डॉक्टर अमित रविंद्र देवलोके साहब जी, जो कि एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड लाइफ बैलेंस कोच हैं और नोबेल नॉमिनी फॉर पीस प्राइज भी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज साहिबा, जो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और हीलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूं। और पहला सवाल मैं शिप्रा जी से लेना चाहता हूं। शिप्रा जी, पहला सवाल मैं ये लेना चाहूँगा कि आखिर ये भय कहते हैं, जिसे डर कह सकते हैं, ये किस किस तरह का हो सकता है? जी जी, चलिए, मुझे लगता है फिर मोनिका जी की तरफ रुख करते हैं। मोनिका जी, आपकी तरफ मैं ये सवाल लेके होना चाहूँगा कि हम बात कर रहे हैं डर की, तो कैसे पैदा होता है ये डर, जीवन में आता क्यों है? तो मान लीजिए अगर हम एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट या एक दर्दनाक घटना जो कि सेम टाइम सेम लेवल और सेम सर्कमस्टांसेस में 10 लोगों को एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि इस घटना के प्रति उन सभी लोगों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग अलग होगी। किसी को बहुत चौंकाने वाली होगी, किसी के लिए कम होगी और किसी के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो इससे हमको दर्शाता है कि जो फियर और फोबियाज होते हैं वे एक्सपीरियंस से नहीं होते, बल्कि इससे कुछ और अधिक है और कुछ और परे है जो अभी तक हमें पता नहीं। मनुष्य को फियर और फोबियाज क्यों होते हैं, इसका उत्तर मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिकल क्षेत्र से परे है। यदि फियर और फोबियाज इन दोनों क्षेत्र में होते तो अभी तक सुनिश्चित हमको एक उपाय मिल जाना चाहिए था और मनुष्य इससे मुक्त हो जाने चाहिए थे। फियर और फोबियाज इस सवाल का जवाब कि इंसानों में फोबियाज क्यों होते हैं इंसानों की समझ से परे है, क्योंकि हमारा जो माइंड है उसकी समझने की क्षमता बहुत सीमित है, उसकी परखने की क्षमता बहुत सीमित है। वे उतना ही समझ पाता है जितना उसको दर्शाया जाता है, उसके परे माइंड कुछ भी समझ नहीं पाता है। और जो लोग परमात्मा से जुड़े हैं वे अब ये समझ पाए हैं कि इंसान के जन्म से पहले ही उसकी स्टोरी लाइन और उसकी कहानी लिख दी जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि वो इंसान इस जन्म में वो फियर और फोबिया से पीड़ित होगा या नहीं। मेरे पास जो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जिनके फियर और फोबियाज होते हैं और उससे पीड़ित होते हैं, मैंने देखा है कि उनका इस जन्म में कोई भी दर्दनाक घटना नहीं है, उन्होंने कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर भी वो पीड़ित हैं। तो इसका मतलब फिर हम ये नहीं कह सकते कि वो पिछले जन्म से आ रहा है। ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि जो फियर और फोबियाज होते हैं ये सारे हमारे स्टोरी लाइन में, हमारी कहानी में पहले ही लिख दिए जाते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अनुभव के साथ में, आस्था के साथ के अंदर कहीं न कहीं कोई पास्ट लाइफ भी होती है जिसका असर पड़ता है इस तरह के अनुभव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद है शिप्रा जी। और एक बार फिर से हम रुख करते हैं हमारे साथ में जुड़ी हुई शिप्रा जी से। शिप्रा जी, आपसे मैं जो सवाल ले रहा था वो ये ले रहा था कि किस तरह के हो सकते हैं डर, कितने प्रकार का हो सकता है? बस एक ही चीज़ का डर समझते हैं या फिर इसके अलग अलग मायने भी हो सकते हैं? शिप्रा जी। तो नमस्ते मेरी ओर से सभी दर्शकों को और थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझने की बात है कि फियर एंड फोबिया में डिफरेंस होता है। अभी जो फियर होता है उसका नेचर रैशनल होता है, यानी कि अगर हमें ये पता है कि हमें किसी चीज से खतरा है तो ही हमें उस चीज से डर लगता है, और थोड़ा बहुत तो डर सभी के अंदर होता है।
और कहीं ना कहीं ये डर हमें हेल्प भी करता है सेफ और सिक्योर रहने में। लेकिन जो फोबिया होता है वो इरैशनल होता है, यानी कि अगर हमें पता है कि हमें किसी चीज से डर नहीं लग रहा है या हमें उस चीज से कोई भी खतरा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं हमें बहुत उससे डर लगता है। तो जो फियर होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, फियर ऑफ हाइट्स, फियर ऑफ फेलियर, ये बहुत तरह के फियर हो सकते हैं। लेकिन फियर जो होता है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को हैम्पर नहीं करता। लेकिन अगर आपका कोई भी फियर इतना बढ़ जाता है कि वो आपकी डेली लाइफ को हैम्पर करने लगता है, यानी कि उस सिचुएशन में आने के बाद आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको पैल्पिटेशन होने लगता है, मतलब आप सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाते, इसका मतलब वो फोबिया है। जो फोबियाज होते हैं बेसिकली वो 3 तरीके के होते हैं, हम 3 कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जी जी जी, शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब हमारे साथ में जुड़े हुए अमित भारद्वाज साहब के अमित रविंद्र साहब की तरफ रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फोबिया की जो बात एक निकल के मोनिका जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ वाली जो बात भी होती है, तो ये कि जेनेटिकल भी होते हैं, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। पास्ट लाइफ वाली हम बात करते हैं तो वो आध्यात्मिक पहलू आता है, लेकिन मैं साइंटिफिक पहलू जानना चाहूँगा, क्या जेनेटिकली भी आ सकते हैं या फिर इन्वायरमेंटल जो कॉजेज होते हैं, पर्यावरणीय जो सराउंडिंग हमारी होती है, उसी के जरिए जीवन में शामिल होते हैं? डेफिनेटली इसके बारे में ऐसा मैं बोलूँगा कि जैसे जेनेटिकली भी बहुत बार फियर या फोबियाज आते हैं, उस तरह से एनवायरनमेंट का भी बहुत इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि मैं किसी एक पेड़ की तरफ देख रहा हूँ और वो पेड़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब मुझे वो ऐसा लगता है कि वो पेड़ मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वी कैन रियलाइज विद आवरसेल्व्स दैट व्हाई I'm not able to look at that tree, with the right mindset. तो इस तरह के बहुत सारे environmental causes रहते हैं। मैं तो बोलूँगा कि आजकल एक बहुत सीधा साधा सवाल मैं सबको करना चाहता हूँ कि हमें क्या ज़रूरत है ये फियर और फोबियाज को थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए। जैसे मोनिका जी ने बहुत अच्छी तरह से कहा कि ये हम पूरी तरह से निकाल नहीं सकते, बट मेरा कहना है कि हमें जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह हम उस एनवायरनमेंट में हमें अकोमोडेट करते हैं, उसका भी प्रभाव असर हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर बहुत रहता है। तो मेरे ख्याल से इट्स अ बैलेंस ऑफ जेनेटिकली जो इम्पैक्ट है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसमें भी बहुत सारे इंक्लूड होते हैं। अनदर एग्जांपल इज लाइक ऑडियो और विजुअल इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। बहुत बार कोई इंसान हमें कुछ बोलता है और उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर ज्यादा होता है, और वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि मे भी हमारी कैपेसिटी वो लेने की उतनी नहीं रहती। तो ये जानने की भी जरूरत है, द मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। हम किस तरह के कंपनी में भी रहते हैं उसके ऊपर भी बहुत सारा डिपेंड रहता है। और इसलिए मुझे लगता है कि इट्स अ बैलेंस ऑफ जेनेटिकल इफेक्ट, बट एट द सेम टाइम एनवायरमेंटल कंडीशंस इक्वली मैटर अ लॉट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसका भी उतना ही असर होता है जितनी और बातों का होता है। तो यानी आसपास का सराउंडिंग पे हम लोग ध्यान दें तो उससे भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। शिप्रा जी, आपकी तरफ रुख करता हूँ। सवाल मैं ये लेना चाह रहा हूँ कि इस तरह की जो भावनाएं फिर पैदा हो रही हैं उससे कैसे मुक्ति पाई जा सकती है और कैसे खुद को सकारात्मक बनाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। तो एक्चुअली जो फोबियाज होते हैं, अगर आपको उनसे बाहर निकलना है तो आपको बिल्कुल थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको फियर से बाहर निकलना है तो उसके लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स खुद ही अपना सकते हैं। जी जी जी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान करने से क्या होता है कि हमारे माइंड में जो भी चिट चाट चल रही होती है, जो भी थॉट्स चल रहे होते हैं, वो धीरे धीरे उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप कर लेते हैं, जिससे धीरे धीरे आपको समझ आता है कि ये फियर कहाँ से आ रहा है और धीरे धीरे करके वो हील हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छा कंटेंट रीड करना, अच्छी चीजें सुनना। इससे धीरे धीरे आपको समझ में आती है आपकी फियर की इंटेंसिटी, उसका नेचर, और धीरे धीरे आप इससे बाहर आ सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है सत्संगत्य, यानी कि अच्छे लोगों की संगति रखना, ऐसे लोगों की संगति रखना जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको इंस्पायर कर सकें और जिससे आप खुल के बात कर सकें अपने फियर्स के बारे में। ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके गुरुजन भी हो सकते हैं। और फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे आजकल सभी साइंटिस्ट मानते हैं,
बाय रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। आज सभी डॉक्टर्स मानते हैं कि सबसे बड़ा कोई हीलर है तो वो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। यानी कि आप किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट के पास जाके बहुत सारी टूल्स एंड टेक्निक सीख सकते हैं जिससे आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करके कर सकते हैं। चलिए हम शिप्रा जी से एक बार फिर से रूबरू होंगे, तब तक जी शिप्रा जी मैं एक बार मोनिका जी की तरफ रूबरू होता हूँ। मोनिका जी मैं यहाँ से आपसे ये सवाल लेना चाह रहा था कि जो बात शिप्रा जी ने शुरू की थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स की हम बात करते हैं फियर से, फोबिया से, तो वो कौन कौन सी ऐसी जिनके ऊपर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? जी मोनिका जी। बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है, जैसे शिप्रा जी ने बताया कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं, अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से आप रिप्लेस करके आगे बढ़ सकते हैं, या उस फियर और फोबिया का सामना करके इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। पर यहाँ पे ये चीजें, ये टेक्निक जो है ये सारी माइंड से आई है और माइंड के लिए बनाई गई है। इसीलिए आपको जितने भी टेक्निक यूज कर रहे हैं ये सारी माइंड की है। पर सच्चाई ये है कि ये टेक्निक्स तभी काम करेंगी जब आपकी स्टोरी लाइन में लिखा होगा कि आपकी ये टेक्निक से इस जन्म में आपको मुक्ति मिल सकती है या नहीं। जो मैं टेक्निक यूज करती हूँ वो परमात्मा की हीलिंग है। और ये मैं आपको एक किताब दिखाना चाहूंगी, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे भी किताबें पड़ी हैं, ये परमात्मा का संदेश है। आप अपने जितने भी फियर है या फोबियाज हैं, और ये हीलिंग कार्ड है, इन दोनों को, ये दोनों जीवंत हैं, दैट मीन्स दे कैन लिसन टू यू। आप अपने फियर और फोबियाज इस किताब को 30 दिनों तक बताइए और आप देखेंगे कि आपके जो फोबियाज है या फियर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इस किताब में परमात्मा की ऊर्जा है, और आप जब हाथ भी लगाएंगे तो आपको इससे एनर्जी मिलेगी, तो इससे धीरे धीरे आपकी हर परेशानी दूर हो सकती है। और ये किताब आप अलग, मैं पास्ट लाइफ के बारे में जाना, आपने पास्ट लाइफ का जिक्र किया था कि पास्ट लाइफ का बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो फियर्स एंड फोबियाज होते हैं वो दो जगह से आ रहे हैं, या तो वो हमारी करंट लाइफ के पास से आ रहे हैं या फिर हमारी पास्ट लाइफ के से आ रहे हैं। करंट लाइफ का पास्ट माने अभी जो सिचुएशन अभी हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारी करंट लाइफ का करंट है। इससे पहले माँ के गर्भ से लेके अभी तक जो भी हमारी लाइफ बीती है उसमें अगर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई नेगेटिव इंसिडेंट हुआ है, उससे भी फियर आ सकता है। तो वो सारी फियर से बाहर निकलने के लिए जो हमारी करंट लाइफ से आ रहा है तो वो सारी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं जो भी मैंने आपको बताई थी। और अगर वो ट्रॉमा और फियर, फोबिया करंट लाइफ से नहीं आ रहा है तो फिर वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है। उसके लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में टैप करके पास्ट लाइफ मेमोरीज को रिट्रीव करता है, और अगर कोई भी ट्रॉमा वहां पे हुआ है जहां से फियर आ रहा है तो जब वो उसको रीलिव करता है, री एक्सपीरियंस करता है, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे हील हो जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और उन्होंने मेरे साथ शेयर किया था कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मतलब रोजमर्रा के काम जब मैं करती हूँ तब डर नहीं लगता, लेकिन जब मैं एक साथ बहुत सारा पानी देख लूँ तो मुझे डर लगता है। मैं अगर कहीं घूमने जाऊँ तो मैं बोटिंग नहीं कर सकती, मैं एंजॉय नहीं कर सकती, सी के किनारे में नहीं बैठ सकती। तो जब मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो सेशन में ये निकल के आया कि एक पास्ट लाइफ में उनकी डेथ पानी में डूबने से हुई थी। अच्छा। और जब उन्होंने ये मोमेंट रीलिव किया जिसमें उनकी डेथ हुई थी, अपने आप ही हीलिंग हो गई। और जैसे वो सेशन से बाहर आई वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने मुझे तब तुरंत बोला कि अब मैं हॉलिडे पे जाऊंगी और मुझे लगता है कि मैं जरूर बोटिंग का आनंद उठा सकती हूँ। तो इस तरह से अगर आपका कोई पास्ट लाइफ का से ट्रॉमा आ रहा है या फिर डर आ रहा है तो बिल्कुल वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से धीरे धीरे ठीक हो सकता है। किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिप्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी कि आपकी वजह से एक व्यक्ति अपनी छुट्टियां हैं वो सही ढंग से बिता सकता है, वरना परेशानी जी रही थी, ना वो समंदर के पास जा पा रहे थे ना पानी की तरफ जा पा रहे। डॉक्टर शिप्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से एक बार मोनिका जी की तरफ रुख करता हूँ। मोनिका गोहिया जी, सवाल मैं ये लेके आ रहा हूँ कि आदमी को प्रोग्रेस बड़ी पसंद होती है कि मैं कितना आगे बढ़ पाया हूँ, कितना ऊपर उठ पाया हूँ, और अभी हम लोग बात कर रहे हैं डर से ऊपर उठने की, उससे जीत पाने की। तो जाहिर सी बात है कोई पैरामीटर भी ऐसा होता होगा कि जिसके जरिए हम लोग मेजर कर पाए कि भाई अभी हमने यहाँ से सफर की शुरुआत की है और अब हम इतना कदम चल लिए हैं और इतना कदम चलना बाकी है। ऐसा कुछ मेजर कर सकता है व्यक्ति जिससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कॉन्फिडेंस भी भरेगा जीवन के अंदर। हाँ जी सुनील जी, देखिए फोबियाज पर काबू पाने में प्रगति को मापने के लिए काफी सारे दृष्टिकोण शामिल हैं। जैसे कि आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं और अपना बिहेवियरल चेंजेस देख सकते हैं, इमोशंस आपके कितने चेंजेस, उसमें कितना क्या क्या परिवर्तन आया वो देख सकते हैं। जहाँ एक आप स्केल 0 to 10 का स्केल दे सकते हैं
10 being the highest phobia and 0 being the lowest phobia, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप अपने फोबियाज इस किताब के द्वारा बहुत जल्द इजीली ठीक कर सकते हैं। आप अपना किताब को अपना फोबिया बताएं, पहले दिन 10 पे होगा, हो सकता है 10 पे हो, और धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे आप 30 दिनों तक पहुंचेंगे आपके वो फोबियाज खत्म हो जाएंगे, चाहे वो पास्ट लाइफ से आ रहा हो, चाहे कहीं से भी आ रहा हो। तो इससे अच्छी टेक्निक अभी तक तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने भी काफी हीलिंग कर रही हूँ। मेरे लिए बेस्ट हीलिंग अभी इस टाइम पे यही है कि सिर्फ किताब से आपको बात करनी है, इससे ज्यादा कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बस अपना बोलना है और आप देखेंगे कि कैसे आपके फोबियाज इससे ठीक हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका जी। और अंतिम सवाल और आखिरी मिनट आज के शो का हमारे पास में, तो डॉक्टर रविंद्र वेवकुले साहब आपसे सवाल लेना चाहूँगा कि उस लाइफ में जो चेंजेस करने हो वो भी हमें आप बता दीजिए, जो डेली लाइफ में हमें ध्यान रखनी चाहिए, और फिर हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। ओके, इसके बारे में मैं ऐसा बोलूंगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, मुझे पहले ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल को हम थोड़ा सा एक डिफाइन करें अच्छी तरह से। तो उसमें मैं ऐसा बोलूंगा कि लाइफ का स्पेलिंग है LIFE। सो उसमें आता है लाइट, प्रकाश, फिर आता है इग्निशन, कहाँ से शुरुआत करें, फिर आता है फ्रेग्रेंस, हमारी क्षमता जो है वो हमें किस तरह से स्प्रेड करनी है, और बाद में आता है इवैल्यूएशन। सो एवरी डे यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। ये 4 चीजें हैं। और स्टाइल में ऐसा होता है कि स्टाइल का स्पेलिंग है STYLE। तो S आता है साल्वेशन, यानी कीप योरसेल्फ और प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम कॉजिंग एनी लॉस, और इवन द सेम इज द केस विद अदर्स। तो साल्वेशन। आगे आता है टेंजिबिलिटी, कि एक रीजनेबिलिटी खोजो आप कि अच्छा क्या है हमारे लिए, और वो टेंजिबल सोर्सेस आपने एक बार अच्छी तरह से ढूंढे तो अच्छा हो सकता है। बाद में आता है यार्डस्टिक। तो यार्डस्टिक इज व्हाट? यार्डस्टिक इज लाइक कीप मेजरिंग योर कैपेसिटी, कीप मेजरिंग योर लाइफ, and keep measuring what you really want to do. So limit your wants and needs and accordingly keep living your life. Then आता है latent skills। अपने आपके खुद में, आपके व्यक्तिमत्व में सुप्त गुण क्या है, उसको खोजो, उसको पहचानो, और उस तरह से लाइफस्टाइल आपकी डेफिनेटली चेंज करो, ये मैं बोलूंगा। और लास्ट आता है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई आप इवॉल्व कैसे हो रहे हो दिन ब दिन, और ये बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बोलूंगा कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा कॉन्स्टेंटली एक ध्येय निश्चित करके आप उस तरफ जाओ, और ये करने से ना, फोकस्ड लाइफ होने से बहुत बार फियर और फोबियाज को हम थोड़ा बहुत एक कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारे लाइफ को हम ज्यादा अच्छी तरह से जी सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और है कि कंपैरिजन, बहुत सारी कंपैरिजन हो रही है आजकल। वो कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हाई है और हम टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में हैं, तो उसको भी थोड़ा सा पहचानो और उस तरह से जीने की कोशिश करो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमित साहब, और आप मैं तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार और अभिनंदन करता हूं। सवाल बहुत सारे हैं और मुझे लग रहा है कि जिस तरह के जो उत्तर मिले वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसके जरिए हमारे दर्शकों को लाभ होगा। लेकिन समय की अपनी एक सीमा होती है, तो बस सहर अंसारी साहब का एक शेर मुझे याद आता है कि अजीब होते हैं आदाब रुखसत महफिल, कि वो भी उठ के गया जिसका घर न था कोई। तो काम तो हमें भी कोई नहीं है, लेकिन आज के सिर्फ समय की सीमा ये कहते हैं कि आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। तो बस इसी वजह से आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ, और फिर मिलेंगे इस मंच के ऊपर और जानेंगे किसी नई समस्या का समाधान। बहुत बहुत अभिनंदन, आभार है।